चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लॉज क्या होती है, क्लॉजेस, फ्रेजेस, फिर फर्दर इनके टाइप्स, इस पर आज बात करेंगे। देखें जी, सबसे पहले क्लॉज की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ वर्ब। ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसमें जो मुश्तमिल होता है किस पर, सब्जेक्ट और वर्ब पर, मतलब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब शामिल होते हैं। अ क्लॉज इज अ मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स का एक मीनिंगफुल कम्बिनेशन होता है। इट कैन अलोन एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग और एन आइडिया। ये अलोन एक कंप्लीट मीनिंग और आइडिया कन्वे कर सकता है। इट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस। तो ये एक सिंपल सेंटेंस के तौर पर भी कंसिडर होता है। अब देखो, इसमें 3 से 4 पॉइंट है, वो आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला ये है कि ये एक मीनिंगफुल कम्बिनेशन है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। फिर ये अलोन, मतलब कि सेंटेंस के तौर पर भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इट कैन अलोन एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग और एन आइडिया। मतलब ये विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प ये अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है, अपनी बात कन्वे कर सकता है। ठीक है, अपना आइडिया कन्वे कर सकता है, कंप्लीट मैसेज जो है वो आ, दे सकता है हमें। ठीक है। तो ये 4 चीजें अपने याद रखनी है क्लास में। जैसे देखें, आई एम स्लीपिंग इन द बेड। यहाँ पर आई एम स्लीपिंग ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये आपके पास क्या है, ये क्लॉज है। अब इसमें देखें, सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, स्लीपिंग स्लीप वर्ब है। सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, पहली कंडीशन डेफिनेशन की कंप्लीट हो गई। दूसरा पॉइंट था कि अ क्लॉज इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो अगर इसको आप ट्रांसलेट करते हो तो आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, तो एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन भी है। फिर हम अगर कहते हैं कि हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन अलोन एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग और एन आइडिया। तो देखो, इन द बेड अगर निकाल भी दो, पीछे बचता है आई एम स्लीपिंग। तो बगैर किसी हेल्प के ये कंप्लीट अपना एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं, एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ। इसी तरह लास्ट पॉइंट है, इट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस। तो एक सेंटेंस के तौर पर भी कंसीडर होता है। इन द बेड को अगर निकाल दोगे तो पीछे बचेगा आई एम स्लीपिंग, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है। तो ये क्लॉज की डेफिनेशन ये माइंड में रखनी है। इसी तरह नेक्स्ट है, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। सेम इसी तरह से इसमें आपके पास सब्जेक्ट वर्ब भी है। ठीक है। द सब्जेक्ट, द बुक सब्जेक्ट है, और लाइंग आपके पास जो है वो वर्ब आ गया। फिर ये मीनिंगफुल कम्बिनेशन भी है। हमें पता चल रहा है कि किताब, द बुक इज लाइंग, किताब पढ़ी हुई है। ठीक है। उसके बाद ये अपना अलोन अपना मीनिंग भी कन्वे कर रहा है। ठीक है, हमें पता चल रहा है। इसी तरह से इट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस। मतलब अगर आप ऑन द टेबल को निकाल भी देते हो तो ये एक सेंटेंस के तौर पर भी कंसिडर होता है। नेक्स्ट मेरे पास है, ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। यहाँ इसमें अगर देखें तो ही इज स्टैंडिंग, ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्टैंडिंग आपके पास वर्ब है। ठीक है। ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। तो ये भी, इसमें सारी चीजें पूरी हो रही है, मीनिंगफुल कम्बिनेशन भी है, एक सेंटेंस के तौर पर भी कंसिडर हो रहा है। ठीक है। एक अलोन अपना मीनिंग भी कन्वे कर रहा है, कंप्लीट आइडिया प्रोवाइड कर रहा है हमें। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस जो क्लॉज की हैं वो इसमें हमें मिल रही हैं। ये तो डेफिनेशन थी क्लॉज की, और साथ में हमने एग्जांपल्स देखे। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ अ क्लॉज। क्लॉज की टाइप्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहले है मेन क्लॉज, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है। मेन क्लॉज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखें। इट इज अ क्लॉज विच एक्सप्रेसेस द कंप्लीट मीनिंग एंड आइडिया। इट कैन अलोन स्टैंड एज अ सेंटेंस। एक तो ये है कि ये कंप्लीट मीनिंग और आइडिया प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, मेन क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग और आइडिया प्रोवाइड करती है। इसी तरह से इट कैन अलोन स्टैंड एज अ सेंटेंस, तो एक सेंटेंस के तौर पर भी इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे देखें, आई सा अ मैन। तो आई सा अ मैन ये सेंटेंस के तौर पर भी कंसिडर हो रहा है, और साथ में ये अपना मीनिंग भी कन्वे कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग और आइडिया भी हमें कन्वे कर रहा है। ठीक है। आई सा अ मैन हु वाज क्राइंग। तो आई सा अ मैन ये आपका मेन क्लॉज है। इसी तरह आई मेट अ बॉय,
हु हेल्प्ड मी अलॉट। आई मेट अ बॉय, ये आपके पास कंप्लीट मीनिंग भी हमें दे रहा है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, और इसके साथ ये सेंटेंस के तौर पर भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर हु हेल्प मी अलॉट को निकाल भी दो तो पीछे बचता है आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, तो ये कंप्लीट सेंटेंस भी है। नेक्स्ट हमारे पास है वी मेट अ गर्ल। वी मेट अ गर्ल हु कुड स्पीक वेल। अब यहाँ पर देखो वी सब्जेक्ट है, मेट हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है, और ये कंप्लीट मीनिंग भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, और अलोन ये सेंटेंस के तौर पर भी ये कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वी मेट अ गर्ल, ये आपके पास मेन क्लॉज। अच्छा, ये हो गया मेन क्लॉज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के, ये उसके ऑपोजिट है, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब ये आगे अभी अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंट क्यों कहते हैं। देखो, इट इज अ क्लॉज विच कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग। ऐसी क्लॉज है जो कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इट अलोन कैन नॉट स्टैंड एज अ सेंटेंस, ये अलोन अपना मतलब कि सेंटेंस के तौर पर भी ये स्टैंड नहीं कर सकती, एज इट डिपेंड्स ऑन द अदर क्लॉज, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करती है अदर क्लॉज पर, किस क्लॉज पर डिपेंड करती है, मेन क्लॉज पर, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था मेन क्लॉज में ये था कि वो एक तो सेंटेंस के तौर पर भी हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, और वो अलोन अपना मीनिंग कन्वे करती है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग और आइडिया। यहाँ पर क्या है, ये उल्ट है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ना तो अपना आइडिया कन्वे कर रही है अलोन, ना इसे सेंटेंस के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट होती है मेन क्लॉज पर। अब हम एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखें जी, दे कॉन्टेक्टेड अली हु हैड नॉट पेड द बिल। अब दे कॉन्टेक्टेड अली, ये क्या है बताइए जी, ये क्या बन रहा है क्लॉजेस फ्रेजेस में से, ये मेन क्लॉज है। क्यों, क्योंकि एक तो सेंटेंस के तौर पर भी इसे हम कंसिडर कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस भी है, सेंटेंस के साथ साथ ये आ, मतलब कि अपना मीनिंग भी कन्वे कर रहा है, ठीक है, और विदाउट हेल्प जो है वो बात समझ में आ रही। हु हैड नॉट पेड द बिल, ये आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि ना तो ये अपना मीनिंग कन्वे कर रही है ये क्लॉज विदाउट द हेल्प ऑफ मेन क्लॉज, ठीक है। तो दे कॉन्टेक्टेड अली को अगर आप निकाल देते हो ना तो पीछे बचता है हु हैड नॉट पेड द बिल, तो ये अधूरी बात रह जाती है, आपको समझ नहीं आएगी कि बात क्या हो रही है, ठीक है। इसी तरह से आई डोंट लाइक द एप्पल, ये मेन क्लॉज है। हु स्मोक, ये आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि हु स्मोक जो है, इसको ना तो ये सेंटेंस के तौर पर कंसीडर हो सकती है, ना ही इसको आप ये मीनिंगफुल कम्बिनेशन है, और ना ही ये आपको कंप्लीट मीनिंग और आइडिया कन्वे करती है, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसी तरह शी लव्स हर हस्बैंड हु नेवर टेल्स अ लाई, तो शी लव्स हर हस्बैंड मेन क्लॉज, हु नेवर टेल्स अ लाई सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, शी लव्स हर हस्बैंड। जब तक आप ये इसके इससे पहले मेन क्लॉज नहीं लगाएंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी कि क्या बात हो रही है, ठीक है। इनके सब शी लव्स हर हस्बैंड मेन क्लॉज है, इसको निकाल देते हो पीछे बचते हैं आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज हु नेवर टेल्स अ लाई। तो इसमें ना तो बात पूरी समझ में आएगी, ना आप सेंटेंस के तौर पर इसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये ये हो गया। सर ये हु जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। हु सब्जेक्ट है और स्मोक वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब तो है उसमें, सब्जेक्ट जी वर्ब है, लेकिन असल बाकी जो चीजें हैं, बाकी कंडीशन पूरी नहीं होती, सेंटेंस जी वाली सेंस और में है। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन वाली, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब जी है तो इस वजह से ये आपका बन क्लॉज बन रही है आपकी, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है उसकी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले हमारे पास है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज विच एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन के तौर पर एक्ट करे। इट यूजुअली स्टार्ट्स विद वर्ड्स सच एज दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, whom, whoever, whom, whomever. It can work as a noun either at the place of a subject or an object. अच्छा देखो, नाउन क्लॉज इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है जब एक्ट करेगी एज अ नाउन तो इसे हम कहेंगे जी ये नाउन क्लॉज है।
अब याद रखना है कि नाउन क्लॉज ये आपकी सब्जेक्ट की जगह भी आ सकती है और ऑब्जेक्ट की जगह भी, क्योंकि सब्जेक्ट भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल्स में देखते हैं। वट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज आवर नॉलेज। अब सबसे पहले ये बताएं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर वाइज इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, बताएं जी। जी तो इसमें सर वी सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। देखो पूरा पूरा फ्रेज भी देखते होते हैं। वट एवर वी स्टडी, ये कंप्लीट सब्जेक्ट बन रहा है, वो कह रहा है जो कुछ भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंक्रीजेज आवर नॉलेज, इंक्रीज वर्ब है, आवर नॉलेज ऑब्जेक्ट है। अब वट एवर वी स्टडी सब्जेक्ट तो हो गया, अब सब्जेक्ट तो इसका मतलब नाउन है, उसके साथ अगर क्लॉजेस फ्रेजेस में देखें तो ये आपकी सबोर्डिनेट क्लॉज है। अब सबोर्डिनेट क्लॉज आपकी सब्जेक्ट की जगह एज अ नाउन यूज हो रही है, तो फिर ये आपकी नाउन क्लॉज होगी। ठीक है, वट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज आवर नॉलेज, नाउन एज अ सब्जेक्ट। आगे बात करते हैं। नाउ आई रियलाइज्ड व्हाट यू हैड थॉट। यहां बताएं जी क्या क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर में क्या क्या बन रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है कि मैंने रियलाइज किया है जो तुमने सोचा, व्हाट यू हैड थॉट एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा हाँ, नाउ एडवर्ब है, आई वर्ब है, रियलाइज वर्ब है, व्हाट यू हैड थॉट ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्लॉजेस फ्रेजेस में देखें तो ये क्लॉज है, सबोर्डिनेट क्लॉज आपकी एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये नाउन ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई सब्जेक्ट, रियलाइज मैंने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, व्हाट यू हैड थॉट जो तुमने सोचा, तो कंप्लीट ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? अ सबोर्डिनेट क्लॉज विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, ऐसे सबोर्डिनेट क्लॉज जो एक्ट करती है एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। इट मोस्टली स्टार्ट्स विद प्रोनाउन सच एज दैट, हु, whom, whose, which। जैसे देखें, आई वॉच अ मूवी विच अम्यूज मी अलॉट। सबसे पहले बताएं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये क्या बन रहा है, विच अम्यूज मी अलॉट, ये किस चीज के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन है? सर मूवी के बारे में है। मूवी नाउन है, ठीक है, और मूवी के बारे में, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या बनेगा फिर? मूवी के बारे में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये हो गया एडजेक्टिव। अब अगर हम क्लॉजेस फ्रेजेस में से देखें तो ये क्या है? ये आपके पास सबोर्डिनेट क्लॉज है। अब सबोर्डिनेट क्लॉज आपकी अगर एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही है किसी भी सेंटेंस में, तो उसे हम बोलेंगे ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, आई वॉच अ मूवी विच अम्यूज मी अलॉट। नेक्स्ट है द कार विच आई लाइक कंज्यूम्स लेस फ्यूल। आमना याकूब आप एक्सप्लेन करो इसको, किस तरह से कैसे कैसे ये बन रहा है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, कैसे बन रहे हैं? जी सर। जी सर, ये धिक्कार सब्जेक्ट है और नाउन भी है, विच आई लाइक, तो ये एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन हम्म, दे रहा है। और फिर आगे स्ट्रक्चर है, वर्ब है और लेस फ्यूल ठीक है, वो तो चलो ऑब्जेक्ट। छोड़ो उसको। देखो अब कार के बारे में इंफॉर्मेशन थी विच आई लाइक, ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के साथ अगर हम इसको देखते हैं उसमें क्लॉजेस फ्रेजेस में, तो ये आपकी सबोर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, सबोर्डिनेट क्लॉज आपकी एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही है, तो ये आपकी क्या होगी? एडजेक्टिव क्लॉज होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है? एडवर्ब क्लॉज अ सबोर्डिनेट क्लॉज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज। ऐसी सबोर्डिनेट क्लॉज जो एक्ट कर रही हो एडवर्ब के तौर पर किसी भी सेंटेंस में, उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। जैसे देखें, कॉल मी व्हेन यू नीड माय हेल्प। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉल वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। व्हेन यू नीड माय हेल्प ये किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, बताएं जी। काल के बारे में। कॉल के बारे में, तो कॉल क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कॉल क्या बन रहा है? वर्ड। वर्ब। कॉल वर्ब है, ठीक है। वर्ड। ठीक है, अच्छा, अब कॉल अगर वर्ब है तो ये आपका एडवर्ब बना। एडवर्ब के साथ साथ अगर हम इसको क्लॉजेस फ्रेजेस में देखें तो ये क्या बन रहा है? ये आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी, सबोर्डिनेट वर्ड। क्लॉज है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो सबोर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज अगर आपके एडवर्ब की जगह यूज हो रही है, एडवर्ब के तौर पर यूज हो रही है, तो ये आपकी फिर एडवर्ब क्लॉज होगी।
नेक्स्ट है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच। डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो पेशेंट था वो मर चुका था। तो द पेशेंट सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, डाइट में डाई आपके पास वर्ब है, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड डॉक्टर के पहुंचने से पहले। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन बिफोर द डॉक्टर रीच जो है, ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? ये डाई के बारे में, मरने के बारे में। तो डाई वर्ब है, तो ये एडवर्ब हुआ। एडवर्ब के साथ साथ अगर हम इसको क्लॉजेस फ्रेजेस में देखें तो ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी एज एन एडवर्ब अगर यूज हो रही है तो वो आपकी एडवर्ब क्लॉज होगी। नेक्स्ट है आई वर्कड इन अ फैक्ट्री व्हाइल आई वाज लिविंग इन लंदन। तो यहाँ पर देखो, आई सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, इन अ फैक्ट्री एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, व्हाइल आई वाज लिविंग इन लंदन ये किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है? ये वर्क के बारे में। तो वर्क वर्ब है, तो ये सारा फिर व्हाइल से लेकर लंदन तक ये बन गया एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब के साथ साथ अगर हम इसको देखते हैं इसमें क्लॉजेस फ्रेजेस में, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी एज एन एडवर्ब यूज हो रही है, तो ये फिर आपकी एडवर्ब क्लॉज होगी। यहां तक हमारी डिबेट थी क्लॉजेस एंड फ्रेज, क्लॉज की। ठीक है, क्लॉज की और इसकी फर्दर टाइप। सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्लॉज क्या होती है। रिपीट थोड़ा कर देता हूँ। क्लॉज क्या है? क्लॉज में मतलब कि एक ऐसा मीनिंगफुल कम्बिनेशन वर्ड्स का जिसमें सब्जेक्ट वर्ब भी हो, जो सेंटेंस के तौर पर कंसिडर हो सके, जो मीनिंगफुल कम्बिनेशन हो और विदाउट हेल्प के अपना मीनिंग कन्वे कर सके, ये क्लॉज की डेफिनेशन है। फर्दर आपके पास दो इसकी टाइप्स आती हैं, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट। मेन क्लॉज क्या होती है? जो अपना मीनिंग कन्वे सके और सेंटेंस के तौर पर कंसिडर हो सके। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसके ऑपोजिट है कि जो ना तो सेंटेंस के तौर पर कंसिडर हो सके और ना ही वो अपना मीनिंग कन्वे कर सके। ठीक है, आगे फर्दर फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज की थ्री टाइप्स हैं आपके पास। सबसे पहले नाउन क्लॉज है, जो मतलब कि जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज एज अ नाउन एक्ट करेगी तो वो नाउन क्लॉज होगी। जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज एज एन एडजेक्टिव एक्ट करेगी वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होगी। जब भी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी एज एन एडवर्ब एक्ट करेगी तो वो आपकी एडवर्ब क्लॉज होगी। ठीक है, ये आपकी फिंगर टिप्स पर ये चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हेल्प्स टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ये वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो हेल्प करता है टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने में हेल्प करता है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये अलोन अपना मतलब कि सेंटेंस के तौर पर नहीं इसको कंसिडर कर सकते। ठीक है, ये अपना मीनिंग, इट कैन नॉट अलोन एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग और एन आइडिया, ये ना तो अपना आइडिया और मीनिंग कन्वे कर सकता है। अब मुझे बताएं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और फ्रेज में फिर क्या डिफरेंस हुआ। फ्रेज में भी वही बात कर रहे हैं कि ना तो ये सेंटेंस के तौर पर कंसिडर हो सकता है, ना ये अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है, और ना ही ये मीनिंगफुल कम्बिनेशन होता है। इसी तरह वहां पर भी सेम है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी ना तो वो सेंटेंस के तौर पर कंसिडर हो सकती है, ना फिर उसको वो मीनिंगफुल कम्बिनेशन होता है, ना ही वो एक अलोन अपना मीनिंग कन्वे कर सकती है। तो क्या डिफरेंस हुआ फिर फ्रेज और? उसमें सब्जेक्ट हाँ, वर्ब होता है और इसमें नहीं यही होता। डिफरेंस है। फ्रेज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में यही डिफरेंस है। बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहां पर सब्जेक्ट वर्ब होता है लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। जैसे देखें, शी इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। शी इज स्टैंडिंग क्या है? मेन क्लास है। ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है। उसी तरह ऑन द रूफ आपके पास फ्रेज है। ठीक है, क्योंकि ना तो सब्जेक्ट वर्ब है, ना मीनिंगफुल कम्बिनेशन है, ना सेंटेंस के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, और ना ही ये अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। द कैट इज स्लीपिंग मेन क्लॉज, अंडर द टेबल आपके पास क्या है? ये फ्रेज है। इसी तरह शी इज ड्राइंग अ मैप ऑन द बोर्ड। शी इज ड्राइंग, ये आपके पास आ गया मेन क्लॉज है। शी इज ड्राइंग अ मैप मेन क्लॉज है, ऑन द बोर्ड आपके पास आ गया, ये फ्रेज है। ठीक है, तो ये फ्रेज की डेफिनेशन है। आगे हम इसकी बात करते हैं, इसकी टाइप्स, टाइप्स ऑफ फ्रेज। देखें जी, टाइप्स ऑफ फ्रेज में सबसे पहले हमारे पास है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। ऐसा फ्रेज जो नाउन के तौर पर एक्ट करता है उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे देखें, दे बॉट अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। ठीक है, अब दे बॉट अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, ये हमारे पास क्या है? अब दे सब्जेक्ट है, बॉट आपके पास वर्ब आ गया, अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। ये बताओ कि ये क्या बन रहा है, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है मजीद हमें मिल रही है? जी, और होम के बारे में। होम के बारे में है ना, अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम। ठीक है, तो होम के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो फिर ये क्या होगा
ये बल्कि सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। हमने ये देखना है, ये भी माइंड में रखना है कि नाउन फ्रेज जो है वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। ठीक है, तो दे बॉट अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, इसमें देखो स्ट्रक्चर में देखो कि ये बन क्या रहा है। दे सब्जेक्ट है, बॉट आपके पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट ठीक जो है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अगर आपके पास फ्रेज जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ये आपका नाउन फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि आपका ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, ये नाउन होते हैं। ठीक है, ये दोनों नाउन है। तो दे बॉट अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम, तो ये आपका ह्यूज ब्यूटीफुल होम, ये आपका नाउन फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि नाउन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, आपका फ्रेज। इसी तरह वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स नेवर ड्रिंक्स कॉफी। अब ये स्ट्रक्चर देखें पहले, स्ट्रक्चर में क्या बन रहा है? वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स नेवर ड्रिंक्स कॉफी, ये स्ट्रक्चर में क्या बन रहा है? वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, ये नाउन सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा सब्जेक्ट है। है। ठीक है, सब्जेक्ट है। और नेवर एडवर्ब हो गया, ड्रिंक्स आपके पास वर्ब है, कॉफी आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ठीक है, स्ट्रक्चर की समझ आ गई कि ये सब्जेक्ट बन रहा है। अगर हम इसको फ्रेज में देखें तो ये आपका मतलब कि क्लॉजिक फ्रेजेस में देखें तो ये फ्रेज है। ठीक है, अब अगर ये आपका फ्रेज है तो इसका मतलब है कि फ्रेज आपका एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो फिर ये क्या होगा? ये आपका नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या आता है? Adjective phrase, a phrase that acts as an adjective called an adjective phrase। जैसे देखें, a kid on the roof is looking at the sky। अब इसमें सबसे पहले हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो a kid आपके पास क्या है? ये आपके पास नाउन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑन द रूफ जो है ये किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है मजीद हमें मिल रही है? किड के बारे में, नाउन के किड के बारे में। बारे में, नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में जो भी मजीद इंफॉर्मेशन होती है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर हम क्लॉजेस फ्रेजेस में से देखें तो ये फ्रेज है, फ्रेज आपका एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, अ किड ऑन द रूफ इज लुकिंग एट द स्काई। नेक्स्ट हमारे पास देखें, अ बॉय विद ब्यूटीफुल हेयर इज वॉकिंग इन द गार्डन। अब यहाँ पर अ बॉय आपके पास क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, विद ब्यूटीफुल हेयर, ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही? नाउन के बारे में। नाउन के बारे में, बॉय के बारे में। ठीक है, तो बॉय के बारे में, नाउन के बारे में मजीद जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका फिर क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। एडजेक्टिव फिर अगर हम क्लॉजेस फ्रेजेस में से देखें तो ये फ्रेज है, फ्रेज आपका एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो ये फिर आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ठीक है, अब बॉय विद ब्यूटीफुल हेयर इज वॉकिंग इन द गार्डन। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। अब कैसे एक्ट कर रहा है ये देखते हैं। अली ड्राइव द कार इन अ वेरी हाई स्पीड। अब देखो, इन अ वेरी हाई स्पीड, ये हमें किस चीज के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिल रही? वर्ब के ड्राइव। बारे में, ड्राइव करने के बारे में। ड्राइव के बारे में, कार के बारे में नहीं, ड्राइव वर्ब के बारे में। ठीक है, तो ड्राइव वर्ब है, तो वर्ब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, वो एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब के साथ साथ अगर हम देखें तो ये फ्रेज है। फ्रेज है तो फ्रेज आपका अगर एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे फिर एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ही ऑलवेज स्पीक्स इन अ रिस्पेक्टफुल वे। अब यहाँ पर इन अ रिस्पेक्टफुल वे अगर हम देखें तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसके बारे में? स्पीक वर्ब के बारे में। मतलब कि बात करने का जो अंदाज है वो क्या है? इन अ रिस्पेक्टफुल वे, तो ये आपका एडवर्ब होगा। एडवर्ब के साथ साथ क्लॉजेस फ्रेजेस में देखें तो ये फ्रेज बन रहा है। अब फ्रेज आपका अगर एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है तो इसका मतलब है ये फिर आपका एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इसी तरह फिर हम आगे बात करते हैं वर्ब फ्रेज क्या होता है। A verb phrase in the group of main verbs and helping verbs within a sentence। ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, मेन वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसका एक ग्रुप होता है। ठीक है, इसे कहते हैं वर्ब फ्रेज। जैसे शी इज प्लेइंग द गेम, तो इज प्लेइंग यहाँ पर फिर क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है, प्ले आपके पास मेन वर्ब है, तो दोनों का जो एक ग्रुप है ये आपका फिर क्या होगा? ये वर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, शी इज प्लेइंग द गेम। इसी तरह यू मस्ट रीच इन टाइम फॉर द क्लास, तो ये आपके पास मॉडल वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और साथ में रीच मेन वर्ब लगा हुआ है, तो ये दोनों का जो एक ग्रुप है, ये कम्बिनेशन है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका वर्ब फ्रेज होता है, यू मस्ट रीच इन टाइम फॉर द क्लास। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज इसे कहते हैं a phrase comprising a preposition and object of preposition is called a prepositional phrase। ठीक है, ऐसा फ्रेज जिसमें आपके पास प्रेपोजिशन हो या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो, तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है।
ठीक है। द बॉय वर लाफिंग एट द जोकर। अब यहाँ पर देखो, एट द जोकर, इसमें आपके पास ये फ्रेज है, लेकिन साथ में इसमें आपके पास एट प्रेपोजिशन आ गई है, तो इस वजह से ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगा। ठीक है। इसी तरह से शी वॉज स्लीपिंग इन द बेड। अब इन द बेड में ये फ्रेज तो है ही है, साथ में आपके प्रेपोजिशन आ गए, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज दैट कंटेन्स एन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है जी? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन्फिनिटिव का। ठीक है। तो ऐसा फ्रेज जो जिसमें इन्फिनिटिव आ जाए इज कॉल्ड एन इन्फिनिटिव फ्रेज, उसे फिर इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं। जैसे आई एंजॉय टू ड्राइव अ कार। अब टू ड्राइव अ कार, टू ड्राइव इन्फिनिटिव आ गया, साथ में ये आपका फ्रेज भी है, तो ये इन्फिनिटिव फ्रेज होगा। ठीक है। इसी तरह टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स इज एन एम्बिशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये आपका स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये फिर क्या होगा, साथ में ये फ्रेज भी है आपका। ठीक है। टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स, ये फ्रेज भी है, तो फिर आपका ये इन्फिनिटिव फ्रेज होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेरेंड फ्रेज। जेरेंड फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ जेरेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जेरेंड क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाता है। ठीक है। स्लीपिंग, ईटिंग, टीचिंग, रीडिंग, वर्किंग, कुछ भी। अ फ्रेज सर दैट यही कंटेन्स। प्रेजेंट, जी जी बोले, चुप क्यों कर जाते हो? ये जेरेंड जो होता है इसी को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हाँ, हैं ना। इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। इन दोनों नहीं, में डिफरेंस तो नहीं अच्छा देखो देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में डिफरेंस है, दोनों को, दोनों सेम नहीं है। ठीक है। जो जेरेंड होता है ना, वो एज अ नाउन यूज होता है। ठीक है। है? जबकि ठीक है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है। प्रेजेंट ओके। पार्टिसिपल वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। ये मैं अभी इसका डिफरेंस जो है ना, ये मैं एक अलग से नोट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें एग्जांपल के साथ मैंने समझाया हुआ है जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो डिफरेंस है। ठीक है। तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा माइंड में, ये डिफरेंस लाजमी माइंड में रखो कि जेरेंड आपका नाउन होता है, जबकि आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये आपका एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो भी आपका एडजेक्टिव होता है। ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं। अच्छा, अ फ्रेज दैट कंटेन्स द जेरेंड इज कॉल्ड अ जेरेंड फ्रेज। जैसे आई एंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक। अब ये लिसनिंग टू द म्यूजिक ये फ्रेज भी है, लेकिन जेरेंड भी इसमें आ रहा है, तो ये जेरेंड फ्रेज होगा। इसी तरह ही स्टार्टेड राइटिंग द लेटर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, राइटिंग द लेटर, ये मैंने अंडरलाइन इसको किया हुआ है, ये आपका जेरेंड भी बन रहा है और साथ में फ्रेज भी है, तो ये आपका जेरेंड फ्रेज हो। ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कोई भी चीज पूछनी है, क्लॉजेज फ्रेजेस में कोई क्वेश्चन है, तो वो आप मेरे से अभी करें। इसके बाद मैं लिंक शेयर करता हूँ नेक्स्ट मीटिंग का, आप लोग ज्वाइन करें। तो फिर नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस की जो टाइप्स हैं। ठीक है। वो दो तरह से होती है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है वो तो सारे हम कर चुके हैं, मतलब सिंपल सेंटेंस है, उसके बाद आपके पास नेगेटिव आ जाता है, फिर इंटेरोगेटिव होता है, फिर आपके पास इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है, ऑप्टेटिव है। ये जो टाइप्स है ना, ये होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने करनी है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वाइज जो है वो आपका सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो अभी हम उस पर बात करते हैं। तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट मीटिंग का आप लोग ज्वाइन करें, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सर ये जी जी। prepositional phrase की जो एग्जांपल है, शी वाज स्लीपिंग इन द बेड, हम्म। तो इसको हम नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इन द बेड हाँ, एक ये और चीज मैं आपको subject क्लियर कर और दूं, एक चीज क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही टाइप आएगी। हो सकता है एक सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो, आपका एडजेक्टिव फ्रेज भी हो, एडवर्ब फ्रेज भी हो, इकट्ठे आ सकते हैं। ठीक है। जी। हाँ, तो आ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ये मतलब कि एक एक सेंटेंस में आपके पास दो से तीन टाइप्स आ सकती हैं इसकी, वो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आएगी। जी। चलें जी, ठीक है, फिर मैं लिंक शेयर करता हूँ, फिर हम आगे करते हैं नेक्स्ट।